Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with new accounting standard 17, which is the segment reporting. इसमें आप पहले कॉपी निकाल लीजिए और आपको पूरा फटाफट, क्योंकि आपके बुक में जैसे थ्योरीज लिखे गए हैं, ये रहे आपके स्क्रीन पे देखिए थ्योरीज बहुत सारा लिखा हुआ है। ये तो अभी फिलहाल इंड एज 23 है, इसको मैं बाद में डील करता हूं, जो कि बोरोइंग कॉस्ट को लेकर के। और आपका यहाँ पे ये रहा सेगमेंट रिपोर्टिंग, आपके सामने दिख रहा है, बहुत भयानक लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, दिख रहा है। डेफिनेशंस आपको दिए गए इतने बड़े बड़े। फिर इसमें जो चीज मेरे को मार्क करवाना है वो मैं कराऊंगा। मैं चैप्टर आपको खाली आधा घंटा में खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या पढ़ने हैं और जो मैं लिखाऊंगा वो सब इसमें शामिल रहेगा। तो आप कॉपी निकाल लो और इतना सारा पढ़ने के बजाय आप 2 पेज में उसको पढ़ के खत्म करो, ठीक है। तो आप कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए एकदम। पहला नंबर हेडिंग आपको देना है, व्हाट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। व्हाट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये पहला नंबर क्वेश्चन। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है, लिखिएगा, लिखिएगा आंसर में, डिस्क्लोजर स्लैश दे करके रिपोर्टिंग, डिस्क्लोजर स्लैश दे करके रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट एंड लोकेशन ऑफ entity based on sales, profit, assets and liabilities is known as segment reporting। कौन सा पढ़ोगे, इंस्टीट्यूट का बुक वाला कि ये वाला? ये वाला। बात समझ में आ रहा है ना। कोई भी डिस्क्लोजर या रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड लोकेशन ऑफ एंटिटी, एंटिटी का प्रोडक्ट, लोकेशन और किसके बारे में हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं? सेल्स के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? सेगमेंट रिपोर्टिंग बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग, समझ आया मेरी बात? इसके बाद आप लिखिएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग के बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट आपका होगा इसमें, कोर एलिमेंट्स ऑफ AS 17, नंबर 2 हेडिंग दे करके, कोर एलिमेंट्स ऑफ, कोर एलिमेंट्स ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग का कोर एलिमेंट्स क्या है? कोर एलिमेंट्स ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग AS 17, ये भी लिख देना, कोर एलिमेंट्स ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग लिख दीजिएगा। कोर एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज reporting more than अकाउंटिंग। अकाउंटिंग नहीं करना, रिपोर्टिंग लेकिन करना इसेंशियल है, इस एलिमेंट्स में ये बताया गया। नंबर 3 पॉइंट पे आप आ जाओ, नंबर 3 पॉइंट पे, नंबर 3 पॉइंट पे आ जाओ। वाई सेगमेंट रिपोर्टिंग? क्यों करते हैं हम सेगमेंट रिपोर्टिंग? बात समझ में आ रही है क्या? लिखिएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग टू गिव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, to give very good understanding of the company
सेगमेंट रिपोर्टिंग इज डन, आपसे कोई पूछेगा सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों करते हैं तो आप क्या रिप्लाई करोगे? सेगमेंट रिपोर्टिंग इज डन टू गिव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, टू गिव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी to the stakeholders, to the stakeholders, so that stakeholders can take, so that stakeholders can take informed decisions, informed decisions. स्टेक होल्डर फिर क्या सिचुएशन में होंगे? डिसीजन लेने के सिचुएशन में होंगे ना। रिपोर्टिंग हम किसको करते हैं? एक कंपनी पूरे ईयर बिजनेस करके किसको रिपोर्ट करता है? अपने शेयर होल्डर्स को। करता है या नहीं करता है? तो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करने से शेयर होल्डर्स या जो भी स्टेक होल्डर्स है, मतलब रिलेटेड पार्टी टू द बिजनेस, ये अपने डिसीजंस मेकिंग कर पाएंगे। इसलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग करना ही जरूरी। इसका कोर एलिमेंट है रिपोर्टिंग करना। अकाउंटिंग बनाना इज नॉट कोर एलिमेंट्स, अकाउंटिंग तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इस एएस का मेन मकसद क्या है? रिपोर्ट करना जरूरी है, रिपोर्ट करना जरूरी है। तो हम लोग अगला पॉइंट करेंगे, क्यों हम लोग करते हैं ये। अगला पॉइंट में हम लोग जाकर के इसको लिखेंगे। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आप लिखोगे टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। मैं सारा पढ़ा ले रहा हूं, ये सब लिखा दे रहा हूं, फिर आपके बुक में मिला दूंगा ना कि यही तो पढ़ना था ना, देख लो, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी पूरा हाई हो जाएगा फिर। और कुछ उधर एक दो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मार्क करा देंगे, ठीक है। अभी जो मैं लिखा रहा हूँ साथ में समझाते भी चल रहा हूँ, तो इसको आप साथ, पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर नहीं भी आ सकता है इससे आपके एग्जाम्स में। कोई जरूरी नहीं कि सारे इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन किससे आएगा वो भी श्योर नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपके जितने एएस है ऑल आर इक्वल इन इंपॉर्टेंस, बट कोई जरूरी नहीं कि सारे एएस से आएंगे, किसी भी एएस से आ सकता है एग्जाम्स में क्वेश्चन। तो आपको सभी एएस को ठीक से करना है। टाइप्स ऑफ सेगमेंट में लिखिएगा आप लोग। एक सेगमेंट होता है आपका बिजनेस सेगमेंट और एक जियोग्राफिकल सेगमेंट। जियोग्राफिकल सेगमेंट, बात समझ आया क्या? बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट। इसका डेफिनेशन लिख लो। बिजनेस सेगमेंट क्या होता है? द सेगमेंट which is made on the basis of products, services, with different risk and return. बिजनेस सेगमेंट नाम से पता चल रहा है ना, नाम में हमारा मतलब बिजनेस सेगमेंट में हम क्या करते हैं? या तो प्रोडक्ट बेचते हैं या तो सर्विस सेल करते हैं। एडकुंज क्या करता है? सर्विस सेल करता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा सेगमेंट रिपोर्टिंग, ऐसा सेगमेंट जो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड होता है और जिसमें डिफरेंट रिस्क और रिटर्न्स इन्वॉल्व रहते हैं, इसकी रिपोर्टिंग। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी हो, आप 4 तरह के प्रोडक्ट बनाते हो और हर प्रोडक्ट में आपका अलग इन्वेस्टमेंट है, सभी के रिटर्न्स भी अलग है, सबके रिस्क भी अलग है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, एक कंपनी करता है। तो बिजनेस सेगमेंट का जब रिपोर्टिंग करेंगे तो सारे प्रोडक्ट्स का रिपोर्टिंग करेंगे हम अपने स्टेक होल्डर्स को। समझ में आ रहा है ना? अपने सर्विसेज हम 3-4 टाइप के सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सारे सर्विसेज का रिपोर्टिंग करेंगे। कौन सा सर्विस के लिए कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और किससे कितना रिटर्न आ रहा है, किसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ये हुआ आपका बिजनेस सेगमेंट। अगला जियोग्राफिकल सेगमेंट। अगला जियोग्राफिकल सेगमेंट, इसमें लिखना जियोग्राफिकल सेगमेंट लिख दीजिएगा। इसमें मैं बोल दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं मैं, लिख दीजिएगा। जियोग्राफिकल सेगमेंट इज ऑन द बेसिस, जियोग्राफिकल सेगमेंट ऐसा ही तैयार किया जा रहा है कंपनी लॉ का नोट्स, पूरा कंपनी लॉ खत्म है।
शॉर्ट में एकदम समझ में आ रहा है ना, पूरा कवरेज, एक भी लाइन नहीं छूटेगा, पूरा कवरेज। सेगमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, segment is made on the basis of its operations. The segment which is made, the segment which is made on the basis of its operations स्लैश देके लिखना customers in different geographical area, in different geographical area, different geographical area, which are exposed to, which are exposed to, which are exposed to different risk and return, which are exposed to different risk and return, exposed to different risk and return. जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में हम कैसा ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट एरिया में कैसे कस्टमर्स बेस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी सेगमेंट तैयार करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग फिर की जाती है स्टेक होल्डर्स को, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। जैसे मान लो एक कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करता है, ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करता है। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आप रिलायंस जियो को ले लो। रिलायंस जियो का एक ऐसा स्टेट है, पूरे स्टेट में से फॉर एग्जांपल यूपी एक स्टेट है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री, सबसे हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है, 25 लाख पॉपुलेशन है वहां का, 25 लाख बोल रहा हूँ, सॉरी 25 लाख तो इधर अपने राम मंदिर में निकल जाएगा, करोड़, 25 करोड़ वहां का पॉपुलेशन है अकेले। अब वहां पे उसने देखा ना कि हमारा जो कस्टमर्स बेस है, सबसे ज्यादा जियो के यूजर्स वहां पर है, पूरे इंडिया का परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज पॉपुलेशन कितना है और उसके परसेंटेज, जैसे वहां के 90% पॉपुलेशन यूज करता है जियो, तो वहां के लिए वो अपने ऑफर्स को क्या करेगा, उस तरह के लेकर के आएगा, उस पर्टिकुलर रीजन्स के लिए, एरिया के लिए, उसके हिसाब से वो रिपोर्टिंग तैयार करेगा अपनी। समझ आ रही है मेरी बात ना? तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंट और एक होता है बिजनेस सेगमेंट। दो क्लियर है बात? अगला पॉइंट पे आप आइए, अगले पॉइंट पे आइए आप। सर कैसे खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी? अच्छा नेक्स्ट आप लिखिएगा, कितना नंबर होगा नेक्स्ट? 5 नंबर लिख डालिए, 5 नंबर सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रेवेन्यू लिखिएगा। डायरेक्ट रेवेन्यू प्लस एलोकेटेड प्लस इंटर सेगमेंट, इंटर सेगमेंट। डायरेक्ट प्लस एलोकेटेड प्लस इंटर सेगमेंट, यहीं पे आप नीचे में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कॉमा देके लिखिएगा। फाइनेंस इनकम, फाइनेंस इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, फाइनेंस इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, ये सेगमेंट रेवेन्यू का डेफिनेशन है। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आता है? डायरेक्ट रेवेन्यू आता है, प्लस एलोकेटेड रेवेन्यू आता है, प्लस इंटर सेगमेंट आता है। क्या क्या नहीं आता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इसमें नहीं आते हैं, और क्या नहीं आता है? फाइनेंस इनकम नहीं आता और इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आता। इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से इनकम। कैश फ्लो में नहीं पढ़ा है? कैश फ्लो में तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी पढ़ाया गया आप लोगों को ना। अच्छा नंबर 6, नंबर 6 सेगमेंट एक्सपेंसेस,
सेगमेंट एक्सपेंसेस लिखिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एलोकेटेड एक्सपेंस प्लस इंटर सेगमेंट। एक्सपेंस इसमें भी ब्रैकेट में यहीं पे लिख दीजिएगा, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, कॉमा देके लिखिएगा फाइनेंस एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, फिर कॉमा देके लिखिएगा इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। जनरल क्या लिखे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्लियर हो रहा है बात? 1000% क्लियर है पूरा। इतना आसानी से सब खत्म हो रहा है, देख रहे हो? समय लग रहा है क्या? क्या AS16 भी ऐसे बताना है? देखता हूं मैं। नेक्स्ट, सेगमेंट एसेट्स किसको बोलते हैं? सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट एसेट्स लिख दीजिएगा इसमें, ऑपरेटिंग एसेट्स प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एसेट्स। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एसेट्स हो गया, सॉरी सेगमेंट एसेट्स हो गया। क्या बोले? अच्छा 8 लिखो, सेगमेंट लाइबिलिटीज, सेगमेंट लाइबिलिटीज, सेगमेंट लाइबिलिटीज, सेगमेंट लाइबिलिटीज में लिखो ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज इक्वल टू एरो मार्क करके, ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लाइबिलिटीज, प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लाइबिलिटीज, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। चैप्टर खत्म हो गया देखो। 9 नंबर, सेगमेंट रिजल्ट, सेगमेंट रिजल्ट। रिजल्ट में तो दो ही बातें हो सकती है, या तो पास या तो, लेकिन यहां पर या तो प्रॉफिट या तो लॉस। समझ में आ रहा है ना? कैसे होगा? सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। और एक क्लास 2 का बच्चा भी ये देख के बोल देगा कि सेगमेंट एक्सपेंस इज हाई देन द सेगमेंट रेवेन्यू, देन सेगमेंट रिजल्ट विल बी लॉस, एंड सेगमेंट रेवेन्यू इज हाई देन द सेगमेंट एक्सपेंस, देन सेगमेंट रिपोर्ट रिजल्ट विल बी प्रॉफिट। ठीक है, यही तो करना था। अगला पॉइंट, मैट में आपके सब कुछ है, जो यहां से लिखाया जा रहा है वहीं से तो लिखाया जा रहा है, आपके मैट में सारा है। ठीक है, जो लिखाया जा रहा है। अगला टॉपिक लिखिएगा, इज एवरी सेगमेंट रिपोर्टेबल, 10 नंबर हेडिंग दे करके, इज एवरी सेगमेंट रिपोर्टेबल, क्या सारे सेगमेंट का रिपोर्टिंग होगा? इज एवरी सेगमेंट रिपोर्टेबल, एरो मार्क ऐसे,
राइट में नहीं, नीचे में, नहीं समझा, पॉइंट के नीचे नो लिखो, नो, हाँ आंसर है नो। एवरी सेगमेंट इज नॉट रिपोर्टेबल। फुल स्टॉप देखें। दोज satisfy any one of the following conditions, those satisfy any one of the following conditions, those satisfy any one of the following condition are reportable। जो कंडीशन फुलफिल करेगा वही रिपोर्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है ना? जो पढ़ेगा वही पास। देख रहे हो? नंबर 1 लिखो इसमें। सेगमेंट रेवेन्यू, आपको पता है ना, सारे कंडीशन को फुलफिल करना है ना, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होने से रिपोर्ट होगा, एक कंडीशन फुलफिल होने से रिपोर्ट होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 10% of total revenue, 10% of total revenue of all segment। अगर मान लो जितना सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब बिजनेस सेगमेंट, 4 बिजनेस है हमारे, चारों बिजनेस का मिला करके जो टोटल रेवेन्यू होगा वो 10% अगर क्रॉस कर रहा है तो हमें क्या करना होगा? सेगमेंट रिपोर्टिंग करना जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट में लिखिएगा। नंबर 2 में बोल देता हूं मैं, लिखिएगा। सेगमेंट रिजल्ट इज 10% और मोर। सेगमेंट रिजल्ट इज 10% और मोर, ऐसे बुलेट मार्किंग करके लिखते जाओ। सेगमेंट रिजल्ट इज 10% और मोर ऑफ के बाद कोलोन दे के नीचे ए नंबर दे के लिखो, ऑफ टोटल ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट्स ओनली, टोटल ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट्स ओनली, टोटल ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट ओनली। और बी नंबर दे के लिखना, टोटल ऑफ सेगमेंट लॉसेस ओनली, टोटल ऑफ सेगमेंट लॉसेस ओनली। 10% का अगर लॉसेस भी होगा तो क्या करना होगा? रिपोर्ट करना होगा। कॉमा देके लिख देना विच एवर इज हायर, मतलब ऐसे करके विच एवर इज हायर, जो दोनों हायर होगा तभी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। क्लियर है? तीसरा नंबर पॉइंट लिखिएगा, मतलब तीसरा बुलेट मार्किंग। सेगमेंट एसेट्स ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल 10% ऑफ टोटल एसेट्स। सेगमेंट एसेट्स greater than equal to 10% of the total assets of all segments, all segment के टोटल एसेट्स के 10% के बराबर अगर सेगमेंट एसेट्स होगा तो रिपोर्ट करना ही जरूरी। कितना पॉइंट हो गया? चौथा लिख दो, नंबर 4। मैनेजमेंट कैन ऐड एक्स्ट्रा सेगमेंट्स, मैनेजमेंट लिखो, मैनेजमेंट कैन ऐड एक्स्ट्रा सेगमेंट्स, मैनेजमेंट्स कैन ऐड एक्स्ट्रा सेगमेंट्स at their own wishes, at their own wishes। Last point, at least
एटलीस्ट 75% of external revenue, at least 75% of external revenue should be reported, reported. कॉमा देके लिखना, मतलब डैश देके लिखना. if not then add more segments, लास्ट पॉइंट. कितना नंबर पॉइंट होगा? लास्ट पॉइंट इसका नहीं, टोटल होगा. 9 चल रहा था, 10 ऐसे 11 होगा. लिख डालो इसको, डिस्क्लोजर. 11 नंबर देके, 11 नंबर पॉइंट देके टोटल में नंबर देना. डिस्क्लोजर दिख रहा है? डिस्क्लोजर में लिखना. खत्म हो गया चैप्टर. नंबर 1 देके क्या लिखो डिस्क्लोजर में? प्राइमरी सेगमेंट, सेकेंडरी सेगमेंट. प्राइमरी सेगमेंट, सेकेंडरी सेगमेंट. नीचे लिख दीजिएगा 1 नंबर 2 नंबर करके. नंबर 1 करके रेवेन्यू, ब्रैकेट में डायरेक्ट प्लस अदर रेवेन्यू. मतलब ये सब रिपोर्टिंग में शामिल किया जाएगा और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देना पड़ता है रिपोर्ट करते वक्त. अदर सेगमेंट्स. नंबर 2 में अदर रेवेन्यू बोले थे, तो अदर रेवेन्यू लिख लो. अदर सेगमेंट्स लिख लो. क्या लिखियो? रेवेन्यू में डायरेक्ट प्लस अदर सेगमेंट्स. मतलब डायरेक्ट सेगमेंट का भी और अदर का भी लिखना. अदर सेगमेंट्स काट के उसको सेगमेंट्स कर दो. नंबर 2 में लिखिएगा सेगमेंट रेवेन्यू. नंबर 3 में लिखिएगा कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स. लिख दिए हो? कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स. इसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स लिख दिए हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ tangible and intangible, tangible and intangible assets during the year. नंबर कितना? 5 होगा. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. एक्सपेंसेस. लास्ट पॉइंट लिखिएगा नॉन कैश एक्सपेंसेस. अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन.
अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब यहां ध्यान दो, जो मैं लिखा रहा था सब इधर है, दिख रहा है? खाली देखते चलो है या नहीं, दिख रहा है? 6 पॉइंट मैंने लिखाया है ना, अभी एफ तक लिखाया है ना भाई, 6 पॉइंट। तो आपसे पूछेगा एग्जाम्स में, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर AS 17 इन सेगमेंट रिपोर्टिंग? एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज फॉलोइंग ऑफ इच रिपोर्टेबल सेगमेंट। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरप्राइज अपने सेगमेंट का जिसका वह रिपोर्टिंग करेगा, उसमें क्या क्या मैटर्स को उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? क्या क्या, जैसे आप हमें आकर के अपने स्टडी का रिपोर्ट देंगे, तो आपने सोचा कि सर से एक दो बातें हम छुपा लेते हैं, जो समय हम बर्बाद करते हैं वो सर को नहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा जो जो टाइम हम बर्बाद करते हैं वो सर को नहीं बताएंगे, तो आपने डिस्क्लोज किया क्या? नहीं किया ना। यहां पे बोला है कि अगर कंपनी जिस सेगमेंट का रिपोर्ट करेगी, उस रिपोर्ट में वह क्या क्या डिस्क्लोज करेगी। 6 पॉइंट में मैंने लिखा दिया। क्वेश्चन बनेगा क्या सर? बिल्कुल बनेगा। इसके बाद मैं आपके बुक से भी मिला रहा हूं कि क्या क्या जो मैंने पढ़ाया वो इधर है नहीं। रिपोर्टेबल सेगमेंट, मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था ना, इज एवरी सेगमेंट रिपोर्टेबल? नो, एवरी सेगमेंट इज नॉट रिपोर्टेबल। लेकिन बोला है अ बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइबल एज रिपोर्टेबल सेगमेंट। अगर में मैंने आपको कितना पॉइंट लिखवाया है? लिखवाया है ना, 10% प्रॉफिट और लॉस, कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द सेगमेंट इन प्रॉफिट, ये सब लिखाया है ना? नहीं समझा? इज एवरी, जो भी लिखाया है, आप इतना बड़ा लिखोगे ना, उसको लिखने से काम हो जाएगा आपका। समझा ना? मिला रहा हूं बस पॉइंट में, उल्टा जा रहा हूं। नहीं समझा मेरी बात को? मैं उल्टा मिलवा रहा हूं आपके बुक से। जो इधर लिखा हुआ है वो सब मैंने आपको आपके कॉपी पे लिखा दिया, एकदम कम समय में। मैंने हाफ आवर प्रॉमिस किया था, हाफ आवर होने तक मैं पूरा लिखा चुका था। सेगमेंट रिजल्ट का मतलब मैंने आपको लिखा दिया है, लिखाया था क्या? अच्छा, फिर मैंने सेगमेंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं रहता है? इनकम टैक्स एसेट्स नहीं रहता है, डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट्स, माइनस करवाया था ना उसमें। एक्सेप्ट में मैंने लिखवाया था, आपको याद है? तो हा? अच्छा, एक्सपेंस में लिखवाया था क्या? अच्छा, सेगमेंट एसेट्स में भी ये नहीं आता, इनकम टैक्स एसेट्स नहीं आता। इनकम टैक्स एसेट्स लिख दो। इनकम टैक्स एसेट्स मतलब इनकम टैक्स रिफंड होता है। आप उसमें सेगमेंट एसेट्स जहां पर लिखे हो ना, वहीं पर लिख दो सेगमेंट एसेट्स के बगल में ऑपरेटिंग एसेट्स प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एसेट्स लिखे हो ना, वहां पे ब्रैकेट में लिख दो डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट्स, डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स एसेट्स लिख दिए हो। और सेगमेंट लाइबिलिटीज के पास लिख दो सेगमेंट लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स लाइबिलिटीज, वहीं पे लिख दो ब्रैकेट में, वही लिख दो या लाइन कॉपी कर दो वहां पर। समझ आ रहा है मेरी बात? आपसे ये सब चीज ना फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेगा, ट्रू फॉल्स में भी पूछ लेगा, ठीक है? ये रहा, एसेट्स में ये लिखना है, लाइबिलिटी एसेट्स में ये लिखना है, लाइबिलिटीज में ये लिखना है। हो गया? और बाद बाकी जो उसमें लिखना था वो सब तो मैंने, इतना बड़ा लाइन याद करोगे ना कि मेरा वाला लिख दोगे? मेरा वाला लिख दोगे, नंबर फुल मिलेगा आपको। क्या समझा? अगर आप पढ़ना चाहते हो, जैसे सेगमेंट एसेट्स क्या होता है? सेगमेंट एसेट्स आर दोज ऑपरेटिंग एसेट्स व्हिच आर एम्प्लॉयड बाय अ सेगमेंट इन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट आइदर आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द सेगमेंट और कैन बी एलोकेटेड टू द सेगमेंट ऑन अ रीजनेबल बेसिस। सेम चीज आपको यहाँ पे लिखा है। अब आ जाओ यहाँ पर, मैंने ये सब में सेगमेंट एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं इंक्लूड होता है एज पर AS 5, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और लॉसेस ऑन एक्सटिंग्विशेबल ऑफ द डेप्ट नहीं होता है, फिर इनकम टैक्स एक्सपेंस नहीं आता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, हेड ऑफिस एक्सपेंस, ये सब होता है ना जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, मैंने लिखा दिया है कि आपको शॉर्ट में आपको पूरा करा दिया गया। सेगमेंट एक्सपेंस क्या होता है वो मैंने लिखा दिया। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है मैंने बता दिया। देखो
इंटरेस्ट और डिविडेंड सेगमेंट रेवेन्यू के पास मैंने क्या क्या लिखवाया आपको, सेगमेंट रेवेन्यू के पास फाइनेंस इनकम लिखा दिया है ना हमने, सॉरी सॉरी, उसमें क्या क्या नहीं आता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम मतलब फाइनेंस इनकम होता है। अरे इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम को फाइनेंस इनकम बोलते हैं, समझ में आ गया मेरा बात ना। जैसे हम इतना पढ़ा दिया उतना तो समझ में आ ही जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ने के बाद तो आना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये आप अपने इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ लोगे या मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको ना लिख लो अपने कॉपी में, क्योंकि सारा जब कॉपी से पढ़ोगे तो ये लाइन भी वहीं पर कॉपी कर लो। रिपोर्टेबल सेगमेंट इज अ डेफिनेशन अगर आया तो, रिपोर्टेबल सेगमेंट, हाँ हाँ 12 नंबर पॉइंट पे लिख लो ना, रिपोर्टेबल सेगमेंट दे करके लिख डालो इसको, अभी का अभी लिख डालो, सारा तो वहां से पढ़ोगे तो एक पढ़ने के लिए बुक में क्या करने आओगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट ये लिख डालो। सामने स्क्रीन पे इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये वाला लिखना है। लिख डाला बच्चों आपने, हो गया बच्चों। अब तो हो गया होगा, तब तो तुम लोग ओपन बुक एग्जाम्स भी होगा तो 50 नंबर का ही लिख के आएगा। ज्योग्राफिकल सेगमेंट में ये सब आता है, जैसे मैंने बताया था ना बिजनेस का ज्योग्राफिकल लेवल्स में सिमिलैरिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन होता है। अब बदे को बताओ ज्योग्राफिकल सेगमेंट बिजनेस करने के लिए जैसा गुजरात है वैसा ही वेस्ट बंगाल है क्या, समझ आ गया मेरी बात को। महाराष्ट्र का जैसे बिजनेस का, तमिलनाडु का बिजनेस का सेगमेंट है वेस्ट बंगाल में, बिहार में है क्या, समझ आ रहा है मेरी बात। तो ये सब आता है, आप ये पढ़ोगे यहां से, ये आप बुक से पढ़ोगे, बुक लिख के रखो। फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड इन आइडेंटिफाइंग ज्योग्राफिकल सेगमेंट, आप बिजनेस करोगे तो ये नॉर्मल कॉमन सेंस है भाई, एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में रहेगा कि क्या क्या फैक्टर्स ज्योग्राफिकल सेगमेंट में हम शामिल करेंगे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, ऑपरेशंस इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया का रिलेशनशिप कैसा है, ऑपरेशंस में प्रोक्सिमिटी कैसा रहेगा, मतलब ऑपरेशंस के स्मूथनेस, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन कैसा रहेगा, अंडरलाइंग करेंसी रिस्क कैसा है, स्पेशल रिस्क, ये सब पॉइंट्स है फैक्टर्स ज्योग्राफिकल सेगमेंट के। ये एक्स्ट्रा यहां पर दिया, ये आपको दिमाग में रखना है। और ये फैक्टर्स है आपके बिजनेस सेगमेंट के, प्रोडक्ट और सर्विसेज मतलब बिजनेस सेगमेंट, प्रोडक्ट और सर्विसेज मतलब बिजनेस सेगमेंट। कहां गया, ये तो T20 तो बहुत बड़ा हादसा हो गया।
ये देखिए, अच्छा सेम टू सेम है वो दोनों। अभी है क्या ये? ठीक है, जब आएगा तब देख लेंगे ना। 320, ये आपका फैक्टर्स दैट शुड कंसिडर इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये आपका बिजनेस सेगमेंट है। बिजनेस सेगमेंट को इफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज है, फिर आपका नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस है, टाइप और क्लास ऑफ द कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए किस क्लास के कस्टमर आते हैं, ये भी बिजनेस का सेगमेंट में रिपोर्ट करना जरूरी है। अब आईफोन खरीदने कैसे कस्टमर जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखो, मेथड्स यूज्ड फॉर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट और प्रोवाइड द सर्विसेज। सर्विस को, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कंपनी कौन से मेथड यूज करती है। फिर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स कैसा है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और पब्लिक यूटिलिटीज। ये सब बिजनेस के फैक्टर है। और ये जो बताया वो, ये सब फैक्टर होने से बिजनेस स्मूथ होता है ना करना। तो ये बिजनेस फैक्टर्स हो गए जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस सेगमेंट को रिपोर्ट करते हैं, बिजनेस सेगमेंट के बारे में इफेक्ट करते हैं, और ये ज्योग्राफिकल सेगमेंट को इफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स को आपको बुक से पढ़ना अपने, बस। A17 आपका कंप्लीट हो गया। अब आओ इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इधर आओ। ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये तो आपके एग्जाम्स में आएगा नहीं, ठीक है ना। लिली लिमिटेड ये आएगा नहीं सर, अगर आ गया तो क्या बोले, ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में, आ सकता है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। समझ आ रहा है ना मेरी बात, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए मेरे बच्चों, आपके बिजनेस का इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 5 सेगमेंट ऑफ वी लिमिटेड इज एज अंडर। वी लिमिटेड कंपनी एक ही है लेकिन उसके सेगमेंट 5 है। सेगमेंट मतलब उसके बिजनेस धंधे उसके 5 है, सेगमेंट मतलब बिजनेस। समझ में आ रहा है ना। तो ए सेगमेंट से उसका रेवेन्यू होता है 100, रेवेन्यू का रिजल्ट है मतलब प्रॉफिट 40 का है, और सेगमेंट का एसेट्स 45 का है। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट of this company, management wishes to know from you which company need to be reported। किसकी रिपोर्ट करना जरूरी है, which company। आप कौन हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो आपको बोला है ना भाई, ये कॉस्ट अकाउंटेंट भी ये काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम करता है, ये सर रिपोर्टिंग का, ये सबको पढ़ाया जाता है। आप में से कौन सी कंपनी का रिपोर्ट करना जरूरी है, पहले ए कंपनी का देखते हैं। ए का सेगमेंट रेवेन्यू है 100, परसेंटेज ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू कितना है, सेगमेंट रेवेन्यू का परसेंटेज कितना है, टोटल का 100 आया मतलब 10% है। समझ आ रहा है मेरी बात ना। अरे 100/1000 इंटू करोगे तो कितना आएगा, 10%। सेगमेंट रिजल्ट 40 है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है। अरे ब्रैकेट में थोड़े ना दिया है, प्रॉफिट है। परसेंटेज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट, absolute amount of profit or loss whichever is higher, that is as a percent of। ये देखो कैसे निकालोगे आप लोग इसका, हमारा टोटल बिजनेस का निकाल के देखो तो कितना आ रहा है, प्लस 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 को ऐड कर दो, माइनस वाले को माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है टोटल बिजनेस का। बहुत, ये 40 और 90 ऐड करके 130, 140, 140, 190 कितना आया है, 50 आ रहा है क्या। टोटल प्रॉफिट को ऐड करके कितना आ रहा है, 140 आ रहा है ना। टोटल प्रॉफिट आके ऐड करके टोटल 140 आ रहा है, ये टोटल प्रॉफिट है। उस टोटल प्रॉफिट के ऊपर इस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना, मतलब 40/140 इंटू 100।
कितना? सेगमेंट एसेट्स 45 है, परसेंटेज ऑफ सेगमेंट एसेट्स, तो टोटल सेगमेंट एसेट्स 45 बाई 300 इंटू 100, ये परसेंटेज कैसे निकलेगा? 45 बाई 300 इंटू 100, 15%। 15% रिपोर्टेबल सेगमेंट है कि नहीं है? यस। रिपोर्टेबल कब होता है? जब मोर देन 10% होता है। देखो तो 10% मोर देन क्या होता है तो रिपोर्ट करते हैं, हमने लिखवाया था कि कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगा तो उसमें से देखो तो जो कंडीशन लिखवाया था अभी आप लोगों को उसमें से 10% से अबव है कुछ? अरे भाई मैंने आपको अभी अभी कंडीशन नहीं लिखवाया था रिपोर्टेबल सेगमेंट का कि अगर उसका सेगमेंट रेवेन्यू 10% ऑफ द टोटल सेगमेंट से ज्यादा हो जाएगा तो ये 10% या इक्वल टू 10%, तो ये तो इक्वल टू 10% ही है। तो लेकिन हम तो सारा पे चेक करेंगे ना कंडीशन फुलफिल करने के लिए। मान लो उस पे नहीं होता तो दूसरा पे जाते ना, तो हम चेक सारा पे ही करेंगे, चेक करेंगे सारे पे ही। अच्छा, दूसरा आपको क्या बोला था कि अगर सेगमेंट एसेट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% है तो सेगमेंट एसेट्स तो इधर 15% है, तो रिपोर्ट बनता है कि नहीं बनता? इस कंपनी का होगा या नहीं रिपोर्ट? तो लिख देंगे क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, रेवेन्यू, रिजल्ट और एसेट्स, तीनों से सेटिस्फाई है। रेवेन्यू भी ज्यादा है, रेवेन्यू के लिए कितना परसेंट लिखाया गया था? 10%, तो तीनों में ही तो 10% से अबव है या तो 10% के बराबर है, तो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है, सेगमेंट रिपोर्टिंग होगा कि नहीं होगा? तो लिखा है यस। दूसरे कंपनी का खुद चेक करो। सेकंड कंपनी का आप लोगों ने चेक किया, सेकंड कंपनी का इज सेटिस्फाइड मोर देन 10%, मोर देन 10% है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही है। तुम लोग कुछ बोल रहा था कि 86 आ रहा है, यहाँ पे 88 है, उससे क्या फर्क पड़ता है 2 पैसा से, ठीक है ना। 42.8 आ गया है ना, वो देखो तो, और 10% अपने को तो कितना से चाहिए? 10% से ज्यादा चाहिए, 42 आया है, बात खत्म हो गया ना वहीं पर। तो सारे कंपनी में, बाकी सब में भी आप चेक करो, सारे लोग चेक कर रहे हो तो सभी में यस यस, सभी में रिपोर्टिंग होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? और तो आपने किस बेस पे ये बोला है? क्राइटेरिया क्या था बोलने का? आप हमें बोलते हो सर बहुत अच्छे हो, किस बेस पे बोलते हो? कुछ अच्छा होगा तभी तो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एकदम सही है, ठीक है, समझ आ रहा मेरी बात ना? ये क्राइटेरिया ये है बोलने का, क्लियर है ना? चलिए, अभी आप क्या चाहते हो, अगला सेगमेंट भी आपको पढ़ा दिया जाए? अच्छा, मैं एक चीज और देख लूं, मेरे पास अभी मैं स्कैनर भी रखा हूं, तो A17 से कभी प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चंस पूछा नहीं गया। A17 से, हाँ, जब आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे ना तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा था बार बार, मतलब ये जो अभी जो मैं सेकंड वाला मैंने आपसे डील करवाया ना, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के, जैसे आप बोलते हो ना कि सर इंपॉर्टेंट कुछ बता ही दो जब पढ़ा रहे हो तो आप लिख लो एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जियोग्राफिकल सेगमेंट एज पर A17, राइट शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो वहीं पर। आंसर तो बताया ही जा चुका है, अभी तो आंसर बताया था मैंने आपको, अभी तो मैंने इसका आंसर आपको बताया था, जियोग्राफिकल सेगमेंट का बताया नहीं था? ये रहा जियोग्राफिकल सेगमेंट में मैंने आपको अभी मार्क कराया था। जियोग्राफिकल सेगमेंट का डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवाया है, और डेफिनेशन लिखो और ये फैक्टर्स लिख दो, शॉर्ट नोट्स खत्म। फैक्टर्स मैंने आपको स्पेशली बुक से पढ़ने बोला था, और डेफिनेशन मेरा लिख दो, बात खत्म हो जाएगा ना। तो आप लिखोगे जियोग्राफिकल सेगमेंट एज पर A17, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। और एक और इसी के लगा हुआ छोटा भाई इसका, बिजनेस सेगमेंट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन बिजनेस सेगमेंट और उसका फैक्टर्स, ये दोनों आपके एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ थियरी, जो कि 3 to 4 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कितने मार्क्स में? 3 to 4 मार्क्स में। और बाद बाकी तो पूरा सेगमेंट रिवीजन करने के लिए आपके पास 2 पेज है ही, जिससे आप पढ़ेंगे पूरा सेगमेंट, आपका रिवीजन खत्म। आप ऐसा ही चाहते हो, जैसे बच्चे ने बोला कि सर हमको तो लग रहा है लॉ पढ़ने में हमें 3 महीना लग जाएगा। अरे मूर्ख बच्चा, ये तो फिर तो CMA बनने में 30 साल लग जाएगा। फाइनल का पढ़ाई करेगा, बोलेगा हम एक एक चैप्टर का एग्जाम देगा, फाइनल का एग्जाम एक सब्जेक्ट एक साथ नहीं देगा, हम एक एक चैप्टर का देगा एग्जाम्स, ऐसे थोड़े ना होता है।
आपके पास शॉर्ट में तरीके आपको बताए जाएंगे सारा पढ़ने के लिए कैसे पढ़ना है, बट आप पढ़ाई पे फोकस करो बस। एज 17 में इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ आपका एज 17 कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर आपको अब नए सेगमेंट स्टार्ट किए जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।